ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। नहीं है डाउट, अच्छी बात है, हमने समझ लिया था। नेट अनस्टेबल है क्या कौस्तुभ जी आपका आज? ठीक है ठीक है, चले। तो आयनिक रेडियस की हमने बात करी थी, कुछ फैक्टर हमने देख लिए थे, तो वही हम थोड़ा सा क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। रेडियस ऑफ एन एनायन, मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ एनायन क्या होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या बताऊं आपको कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। मान लीजिए क्या करते हैं आप, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो उससे होता क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से आपका एटॉमिक रेडियस बड़ा हो जाता है, जो आयन है वो बड़ा हो जाएगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हैं तो आपका बड़ा हो जाएगा एटम, अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया है। नाउ आगे देखते हैं, तो यही जो पॉइंट्स है मैंने अलग अलग करके लिखे हुए हैं। रेडियस ऑफ एनायन की अगर बात करें, रेडियस ऑफ एनायन इज इनवर्सिबली लार्जर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम। जो रेडियस ऑफ एनायन है इनवेरिएबली लार्ज होती है, मतलब उसका साइज क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। सिंस ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, मैंने आपको बताया जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है आपका जेड माइनस सिग्मा। जेड वही है, सेम रहेगा, बट सिग्मा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से सिग्मा बढ़ेगा। अगर सिग्मा बढ़ जाएगा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, अगर जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। सही है, रेडियस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। ये सब फैक्टर्स हैं जिस पे आपका एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है। तो ये भी हम बोल सकते हैं, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। मैंने एग्जांपल आपको दिखाया है, अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। एटॉमिक रेडियस क्या होगा आपका, कम होगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो वही फैक्टर है मैंने अलग अलग करके लिखे हैं जो आपने समझे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, अगर आपका सेल नंबर बढ़ रहे हैं तो उसमें एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ क्या, आपका मान लो लेता हूँ मैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक ही शेल है तो आपका साइज इसका छोटा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद लिथियम की, तो लिथियम में 2 शेल हैं, इसलिए उसका साइज़ क्या है, और बड़ा है। 2 शेल हैं इसलिए उसका साइज़ और बड़ा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके सोडियम की, तो सोडियम में 3 शेल हैं इसलिए उसका साइज़ और बड़ा है। तो जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएंगी क्या होता जाएगा, सेल के बढ़ने से आपका साइज़ भी एटम का बढ़ता जाता है। सेल के बढ़ने से साइज़ भी एटम का बढ़ता जाता है। चार सेल हो गई, 4 सेल हो गई तो आपका साइज और बढ़ गया। ठीक है, 4 सेल हो गई तो आपका और साइज बढ़ता गया। तो जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ता जाएगा साइज भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसमें होता है 1s2। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका लिथियम का, तो ये हो जाएगा हीलियम, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2
2s1। फिर इसके बाद अगर मैं सोडियम की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा नियॉन 3s1। फिर इसके बाद हो जाएगा सोडियम के बाद पोटेशियम, सो इसका हो जाएगा आर्गन 4s1। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर वाली शेल बढ़ती जा रही है। अगर शेल बढ़ रही है बाहर वाली तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक शेल थी, 2 हुई, 30 हुई, 4 हुई, तो n बढ़ती जा रही है। अगर शेल नंबर बढ़ता जा रहा है तो साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम आपकी हाइड्रोजन की, देन लिथियम की, देन सोडियम की, देन आपका पोटेशियम की, देन रुबीडियम की, एंड देन सीजियम। तो ऐसे आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो मैंने आपको कल ही समझाया है कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो यस, रेडियस आपका बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस और स्क्रीनिंग इफेक्ट का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो वही लिखा हुआ है स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज देन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। ये हम प्रूफ भी कल हम देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ाया जाए, जैसे मैं एक एलिमेंट ए ले लूँ, उस पर मैं 3 नेगेटिव डालूँ, उस पर मैं 2 नेगेटिव डालूँ, इस पे मैं 1 नेगेटिव डालूँ, इस पे मैं 1 भी नेगेटिव नहीं डालूँ, तो कौन सबसे बड़ा होगा बता सकते हैं इसमें, कौन, 3 माइनस, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग होगा, सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग होगा, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद ये और इसके बाद ये, सबसे कम क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है, ये आपका एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है। ये सारे फैक्टर्स ही हैं, सेम फैक्टर हैं, बस अलग तरीके से लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, ये भी मैंने कल बताया आपको, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अगर मान लो ए एलिमेंट है, आप इसमें बना रहे हैं ए प्लस, देन आप बना रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बनाया, फिर आप बना रहे हैं यहाँ पे ए, आपने यहाँ पे ए बनाया, फिर आप बना रहे हैं ए प्लस, फिर आप बना रहे हैं A2 प्लस बना रहे हैं, फिर आप A3 प्लस बना रहे हैं। किसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, बताइए किस, ए का होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं है। जैसे जैसे निकालेंगे Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो आपका साइज़ कम होता चला जाएगा। तो ओवरऑल हम ऐसे कह सकते हैं, अगर कैटायन है तो वो छोटा होगा, अगर एलिमेंट है तो वो उससे बड़ा होगा, और जो एनायन होगा वो उससे और बड़ा होगा। तो ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान से रिलेशन है, अगर आपने समझ लिया तो कोई भी एटॉमिक रेडियस समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें, बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड कम ऑर्डर का मतलब अभी हम समझेंगे। अभी जो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखूँगा बहुत सिंपल से लिखूँगा। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मान लीजिए आपने क्या किया है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड आपने बनाया है। आपने बनाया है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, और आपने बनाया है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे ये जो बॉन्ड ओपन है, ये कहीं पे किसी भी एटम एक्स से जुड़ सकते हैं, या आप ऑक्सीजन से जुड़ सकते हैं, हाइड्रोजन से, क्लोरीन से, कुछ भी एटम से जुड़ सकते हैं। तो ये ओपनिंग है,
एंड है, एंड पे कोई भी एटम यहाँ पे जुड़ सकता है, इधर 2 एंड है, इधर पे जुड़ सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आपके 3 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपके? 2 बॉन्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको? 1 बॉन्ड दिख रहा है। तो अगर ज़्यादा बॉन्ड है मतलब क्या है? ज़्यादा बॉन्ड है मतलब ज़्यादा एटम पास पास आ गए हैं। 2 नाइट्रोजन एटम हैं अगर आपके, और उनका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, मतलब वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं, कुछ ऐसा, बहुत नज़दीक आ चुके हैं, बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो अगर ऐसा है, ऐसा अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब है एक नाइट्रोजन एटम इधर है, थोड़ा दूर है, वो इतने भी नज़दीक नहीं आए, थोड़ा आपका एटम दूर है, लाइक ऐसे डबल बॉन्ड में। और सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में ये एटम, सिंगल बॉन्ड में ये एटम ऐसे हो जाएगा, बहुत कम ओवरलैप करेगा। तो सिंगल बॉन्ड में कुछ ऐसा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बॉन्ड हम मेजर करेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ अगर मैं सेंटर से, एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम की सेंटर की दूरी मेजर की जाती है बॉन्ड लेंथ में। यहाँ पे भी एक एटम के सेंटर की दूरी दूसरे एटम की मेजर की जाती है। यहाँ पे भी सेंटर से सेंटर मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा, मान लो इसका डिस्टेंस आ रहा है आपका D1, यहाँ पे आ रहा है D1, ये डिस्टेंस आ रहा है D2, और ये डिस्टेंस आ रहा है D3। ये है आपका D1 डिस्टेंस, ये है आपका D2 डिस्टेंस, और ये है आपका D3 डिस्टेंस। तो अगर इसका आधा कर देंगे, अगर रेडियस आपको चाहिए तो इसका आधा कर दीजिए, D1/2। इसका अगर करेंगे तो इसका आ जाएगा R1, इसका R2, तो ये D2/2 हो जाएगा। आधा क्यों? क्योंकि 2 एटम है ना, दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड जो बना हुआ है बीच में, ये इधर आधा एटम इसका भी है और इसका भी है, तो अगर आधा कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। सेम यहाँ पे जो आपका R3 होगा वो आपका D3/3 ले सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको आधा कर देना है। तो कौन सी वैल्यू सबसे छोटी आएगी, बता सकते हैं? कौन सी वैल्यू सबसे छोटी आएगी, कौन सी सबसे बड़ी आएगी? R1, R2, R3? R1 सबसे छोटी आएगी, सही बात है। R1 सबसे छोटी आएगी, देन R2 आएगी, और देन R3 आपकी आएगी। तो ये आपका यहाँ पे ट्रेंड रहेगा R1, R2 एंड R3 के केसेस में। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा है तो ज़्यादा नज़दीक है तो छोटे हो गए, तो यही बोल रहा है। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं इसको, ऐसे कह सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। ज़्यादा बॉन्ड तो छोटा रेडियस, कम बॉन्ड तो आपका बड़ा रेडियस, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन। कितने फैक्टर हमने पढ़ लिए यहाँ पर? कई सारे फैक्टर पढ़ लिए। कौन कौन से फैक्टर हैं देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं उनको। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिसाइड होती है? तो बताएंगे एटॉमिक रेडियस किन किन फैक्टर से डिसाइड होती है? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस किन किन फैक्टर से डिसाइड होती है? पहला है Z इफेक्टिव, दूसरा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा, तीसरा है
बॉन्ड ऑर्डर। और कोई फैक्टर है जिस पे आपका एटॉमिक रेडियस, शेल नंबर भी आपने पढ़ा है, शेल नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी होगा शेल नंबर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप एटॉमिक रेडियस क्या बोल सकते हैं, कम होगी एटॉमिक रेडियस की ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखिए कुछ एटॉमिक रेडियस हैं। इसके पहले ये वाले ट्रेंड को पढ़ने से पहले हम टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस समझेंगे, ठीक है। ये वाला जो स्लाइड है लास्ट वाला, उसको पढ़ने से पहले हम टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें, तो इसको ध्यान से समझिएगा। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, पहले टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस हम पढ़ेंगे, उसका डिटेल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई आपकी कई टाइप की होती है। एक होती है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। दूसरी होती है आयनिक रेडियस, आयनिक वाली तो हम पढ़ चुके हैं अभी। तीसरी होती है वैंडरवाल रेडियस, वैंडरवाल रेडियस। और जो चौथी होती है मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस को अगर मुझे डिसाइड करना है तो एटॉमिक रेडियस को हम मेजर कैसे करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस को अगर मुझे मेजर करना है तो मैं एक एटम बनाऊंगा। एटॉमिक रेडियाई को अगर मुझे मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, एक एटम बनाऊंगा। तो ये मैंने यहाँ पे एक एटम बनाया। ये जो एटम होगा एटॉमिक रेडियस मेजर करने के लिए, जो एटम होगा उसके सेंटर में होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आप लास्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये वाला क्या है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करते हैं, अच्छा बताइए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, बोहर एटॉमिक रेडियस याद है, उससे हमें पता लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। आर बराबर, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक एटम है तभी, लेकिन ध्यान रखना अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तभी आपको ये पता लग जाएगी। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये रेडियस होगी। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आप बोल सकते हैं कि ये रेडियस होगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन अनलाइक एटम है तब तो नहीं आप बोल सकते फॉर्मूला, तब कैसे मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए तो ठीक है, ये वाला एटॉमिक रेडियस मेजर करने का तरीका ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमें शेल नंबर पता है, बाहर सबसे बाहर कौन सी वाली सेल में इलेक्ट्रॉन है, अगर वो पता लग जाए तो हम निकाल लेंगे। मतलब हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, मतलब हम हीलियम प्लस का निकाल सकते हैं, लिथियम 2 प्लस का निकाल सकते हैं, लेकिन हीलियम का नहीं निकाल सकते, लिथियम का नहीं निकाल सकते, बेरिलियम का नहीं निकाल सकते। हमें क्या निकालना है, हम केवल और केवल हाइड्रोजन लाइक एटम के निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। लेकिन अगर मुझे निकालना हो, अगर मुझे निकालना हो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस फॉर हाइड्रोजन अनलाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन अनलाइक एटम, हाइड्रोजन अनलाइक एटम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक अनलाइक एटम, अनलाइक एटम। एक मिनट वेट करिए, मतलब चलिए कट गया। एटॉमिक रेडियस अगर आपको मेजर करना है किसी भी एटम के लिए, आप हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अनलाइक एटम है,
अगर आपको किसी भी एटम का मेजर करना है फॉर एनी एटम्स, क्योंकि 1 मिनट वेट करिएगा। हाँ हेलो, हाँ सर, हेलो। हाँ एक्चुअली क्लास के लिए पूछना था, टॉपिक नया स्टार्ट कर दूँ 12th में। ठीक है ठीक है। हम्म, अच्छा, तो आज का क्या करना है, क्लास ले लें? ठीक है 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 ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइक एटम और फॉर एनी एटम, किसी भी एटम के लिए अगर आपको निकालना है, और फॉर एनी एटम, किसी भी एटम के लिए अगर आपको निकालना है तो उस केस में आप कैसे प्रोसीड करेंगे, तो उन केसेस में ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है। कोवेलेंट रेडियस से आप निकाल सकते हैं, आयनिक रेडियस से निकाल सकते हैं, वैंडरवाल रेडियस से निकाल सकते हैं, और मेटालिक रेडियस से निकालते हैं। आयनिक रेडियस हमने पढ़ लिया कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसका साइज़ कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, आयनिक रेडियस हम कैलकुलेट कर लेंगे। कोवेलेंट रेडियस, तो अगर हमें रेडियस ऑफ किसी भी एटम का कैलकुलेट करना है, रेडियाई ऑफ फॉर एनी एटम, एनी एटम, किसी भी एटम के लिए अगर मुझे रेडियाई कैलकुलेट करना है तो हम कोवेलेंट रेडियस के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट रेडियाई का मतलब होता है आप एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। एक मान लो हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दो आपने हाइड्रोजन एटम लिए, आपको किसकी चाहिए? मान लो आपको चाहिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, आपको यहाँ पे क्या चाहिए? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ से यहाँ तक ये हाइड्रोजन एटम है, आपको इस हाइड्रोजन एटम की रेडियस चाहिए, इसकी रेडियस चाहिए, या हाइड्रोजन एटम। तो क्या करेंगे? इसके लिए आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बना लेंगे, आपस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या कर लेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो उसका मॉलिक्यूल में आप कन्वर्ट कर लेंगे, जो एटम्स थे उसको आप मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, अगर इस बीच वाले पोर्शन को ना के बराबर माना जाए, ये बहुत गैप जो होता है बहुत छोटा होता है, ज़्यादा वैरी नहीं करता, तो आप लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ये है, यहाँ पे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दो एटम है, यहाँ से यहाँ तक आपकी रेडियस ऑफ एक हाइड्रोजन हो गई, यहाँ से यहाँ तक आपकी रेडियस ऑफ दूसरी हाइड्रोजन हो गई। अगर ये डिस्टेंस आपका यहाँ पे यहाँ तक d है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस मैं अगर d लूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं d डिस्टेंस लेता हूँ, तो अगर आप बोल लें कि d क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं रेडियस ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम प्लस रेडियस ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम। सो रेडियस ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम प्लस रेडियस ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम। क्या लिख सकते हैं इसको? डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, या आप बोल सकते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो ये तरीका है आपके कोवलेंट रेडियस के मेजर करने का। जो भी उसमें से बॉन्ड लेंथ आएगी, डी क्या है? डी को बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ, डी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ, डी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। कितना
बड़ा बॉन्ड होगा या कितना यहाँ से यहाँ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो डी को आप बोल सकते हैं कि डी क्या है, बॉन्ड लेंथ होगा। तो बॉन्ड लेंथ का अगर आधा कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी। कब ऐसा कर लेंगे, जब आपके सेम टाइप ऑफ एटम यहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, जब आपके सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो। मान लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के केस में तो आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड बना लेंगे ऐसे ही। एक नाइट्रोजन है, दूसरे नाइट्रोजन के साथ में आप क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। इधर बाकी जो एटम है सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान रखिएगा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। बाकी जो बॉन्ड है वो आपके दूसरे साइड से शेयर हो जाएंगे। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन को पता करना चाहता हूँ तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के पता करूँगा और बाकी जो होंगे वो आपके हाइड्रोजन से हो जाएंगे। तो बाकी हमें मतलब नहीं है, हमें नाइट्रोजन की अगर रेडियस पता करनी है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड करेंगे, बाकी इधर से हाइड्रोजन हो जाएगा, इस साइड भी आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप दिखाना चाहें तो इधर दिखा सकते हैं कि ये आपका हाइड्रोजन एक हो गया, दूसरी साइड ये आपका हाइड्रोजन हो गया, इस साइड आपका हाइड्रोजन हो गया और ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ऐसे आप दिखा सकते हैं। तो ये आपका नाइट्रोजन है, बीच वाले दो नाइट्रोजन है। आपको सिंगल बॉन्ड बना करके मेजर करना है। कैसे मेजर करना है, सिंगल बॉन्ड बना करके आपको क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, तो ये अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लो ये डिस्टेंस आपके पास आई है डी, मान लीजिए आपकी डिस्टेंस आई है डी। तो अगर आपकी डिस्टेंस आई है डी तो आप क्या कर देंगे, d इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ नाइट्रोजन प्लस रेडियस ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन, ये आपका बन जाएगा रेडियस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2। सेम फॉर्मूला निकल के आएगा, बस ये बॉन्ड लेंथ आपकी बदलती रहेगी, ये बॉन्ड लेंथ आपकी बदलती रहेगी। क्यों, नाइट्रोजन के केस में बड़ी हो जाएगी, हाइड्रोजन के केस में थोड़ी और छोटी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा देखना नहीं सर बड़ा एटम बनाया, बड़ा इसलिए मैंने बनाया ताकि दिखे। अगर मैं हाइड्रोजन बनाऊंगा और छोटा बनाऊंगा तो फिर मैं अंदर की चीज़ें नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्या बनाया है, बड़ा बनाया। तो ये हो जाएगा और डी क्या होगा, डी आपका बॉन्ड लेंथ होगा। तो ऐसे आपकी कोवेलेंट रेडियस मेजर की जाती है। ठीक है, तो ये आपका मेजर करने का तरीका है किसी भी एटम पर। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोवेलेंट रेडियस? ठीक, गुड। आगे बढ़ते, आगे देखिए कोवेलेंट रेडियस, मान लीजिए दो एटम हैं और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत सिंपल में मैं बता देता हूँ, आगे चल के हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन to attract the shared pair of electron, to attract the shared pair of electron, attract the shared pair of electron, shared pair of electrons, pair of electrons। कहने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे है हाइड्रोजन और मान लो यहाँ पे है क्लोरीन। तो क्या होता है, अभी ये आप सीख लेंगे आगे चल के कैसे क्या कैलकुलेट किया जाता है। अभी के लिए समझे
कि इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको जाई सिंबल से ऐसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे लिखा जाता है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक वैल्यू होती है जो बताती है कि इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है कि नहीं खींच सकता। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक वैल्यू ज़्यादा होती है। तो क्या कर सकता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, यहाँ पे क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा। दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और शेयर करना है तो ए इलेक्ट्रॉन को बीच में रहना चाहिए। जब यहाँ पे शेयरिंग हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे शेयरिंग होना चाहिए, तो ये बीच में होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिससे ये सेंटर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर बोला जाता है। शेयर्ड क्योंकि आपस में मिल करके बने हुए हैं, और पेयर मतलब दो, दो को हमेशा पेयर बोलते हैं। तो ये आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ये आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको क्या करता है, क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है। तो होता क्या है, क्लोरीन जब खींच लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ मिलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का ही होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का है, तो क्लोरीन के पास रहा। दूसरा हाइड्रोजन वाला खिंच के इसके पास आ गया, दूसरा हाइड्रोजन वाला खिंच के क्लोरीन के पास आ गया। तो क्या होता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। पार्शियल मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया क्लोरीन ने। तो क्लोरीन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया है अपनी तरफ, इसलिए इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस पर क्या आएगा, इसका क्या है, इसका चार्ज क्या कर गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। तो इसको लगेगा कि मेरे में इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी है, इसको लगेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। देयर इज अ लिमिटेशन और देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो अगर डेल्टा और डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव बन रहे हैं तो इसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में भी समझा रहा हूँ, पोलर मॉलिक्यूल बहुत बेसिक, केमिकल बॉन्डिंग में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल का एक्चुअल मतलब क्या होता है। अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में, पोलर का मतलब होता है जहाँ पे आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी दिखे और नेगेटिव चार्ज भी दिखे, तो आप उसको पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एटम है, अगर आपको एटॉमिक रेडियस चाहिए, अगर आपको एटॉमिक रेडियस चाहिए, कैलकुलेट करनी है एटॉमिक रेडियस, और उनमें से दो एटम आप ले रहे हैं, एटॉमिक रेडियस मान लो आपको चाहिए ए और बी के बीच की एटॉमिक रेडियस चाहिए, ठीक है। किसकी चाहिए आपको, ए और बी के बीच का एक बॉन्ड बनाया हमने, कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके बीच की एटॉमिक रेडियस हमें चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें एटॉमिक रेडियस, तो इसके दो तरीके हैं। एक है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का बी के बराबर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का अगर बी के बराबर होगा, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तब आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस, अगर इनके बीच में आपने बॉन्ड बनाया है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इसलिए ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, मैं अभी बताता हूँ।
उसके पहले मैं एटम ड्रॉ कर लूँ। तो यहाँ पे एक एटम मान लो ए है और दूसरा एटम आपका बी है, दूसरा एटम बी है। अलग अलग साइज के मैंने बनाए हैं यहाँ पे एटम, क्योंकि अलग अलग एटम है इस बार, एक जैसे एटम नहीं, तो मैंने अलग अलग एटम यहाँ पे बनाए हैं। ये आपका एटम होगा। अब क्या है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, मान लो ये पहला वाला एटम आपका ए एटम है, पहला वाला एटम ए है और दूसरा वाला एटम बी है। तो मुझे बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? क्या मैं इसको रेडियस ऑफ ए लिख दूँ यहाँ से यहाँ तक? और ये वाली जो डिस्टेंस है क्या मैं इसको रेडियस ऑफ बी लिख दूँ? तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस डी। तो ये जो टोटल डिस्टेंस डी है, क्या मैं इसको लिख दूँ रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी? बताइए, लिख सकता हूँ क्या मैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में इधर होगा जहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा, लेकिन वो ओवरलैपिंग नेग्लिजिबल या ना के बराबर होती है, उसमें इतना फंसने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस जो होगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, रेडियस ऑफ ए कैसे निकालेंगे? रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी कैसे मिलेगा? ये डी आपको बॉन्ड लेंथ पता है, रेडियस ऑफ ए कैसे निकालेगा? कोवेलेंट रेडियस से। कैसे? कोवेलेंट रेडियस से कैसे निकलेगा? दो ए के एटम के बीच में आप बॉन्ड बनाएंगे, ये है आपका ए एटम और ये है आपका ए एटम, दोनों के बीच में आपने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया, ये डिस्टेंस आपकी आई है डी, मान लो डी प्राइम। तो आपका क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ ए? रेडियस ऑफ ए हो जाएगा डी प्राइम डिवाइडेड बाई 2, इसका आधा हो जाएगा क्योंकि एक जैसे एटम है। तो यहाँ से आपका रेडियस ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा डी प्राइम बाई 2, ऐसे निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इसका भी निकाल सकते हैं ऐसे, आप रेडियस ऑफ ए आ गया तो क्या रेडियस ऑफ बी आ जाएगा आपके पास में? बिल्कुल आ जाएगा। डी आपको पता होगा, बॉन्ड लेंथ आपको पता होगा, माइनस कर देंगे रेडियस ऑफ ए, यहाँ से डी माइनस रेडियस ऑफ ए, तो रेडियस ऑफ बी आपको मिल जाएगी। बताएं, क्लियर है कैसे मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेडियस? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मान लो दूसरा केस है, दो एटम में निकालने हैं आपको, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की अलग अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उस केस में क्या करेंगे, मान लो ये एक आपका एटम है, ये आपका एक एटम ले लिया मैंने, ये आपका बी एटम ले लिया, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मान लो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, सेंटर टू सेंटर करेंगे ऐसे, मान लो ये डिस्टेंस आ रही है आपकी डी, एज़ यूजुअल डी ले लेंगे, इसकी डिस्टेंस हम डी ले लेंगे, ये डी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी टी है। तो उस केस में अगर बात करें, ये जो गैप होता है ये थोड़ा सा और मुझे बनाना चाहिए, चलो चल जाएगा। ये जो है आपका यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, इस केस में आप कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी रेडियस ऑफ ए, मान लो ये एटम ए है और ये एटम है आपका बी, ठीक है, ये एटम है और ये है एटम आपका बी। तो इसमें रेडियस ऑफ ए होगा प्लस रेडियस ऑफ बी होगा माइनस 0.09 मैग्नीट्यूड ऑफ जाई ए माइनस जाई बी।
ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो यहाँ पे टोटल से क्या है, ये थोड़ा सा घट रहा है, मतलब यहाँ पे ये और पास आ जाएंगे, जो ओवरलैपिंग होगी इस बार ये और पास आ जाएंगे, इसलिए इसको नेग्लेक्ट ना करने के बजाय इसमें थोड़ा सा ये फॉर्मूला ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसमें और पास आ जाएंगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होती है। मान लो आपकी जाई ए इज़ ग्रेटर देन जाई बी है, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो दोनों एटम पास आ जाते हैं, ए वाला बी के और पास आ जाएगा, तो पास आ जाएगा तो डिस्टेंस कम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल डिस्टेंस कम होगी। अगर डिस्टेंस कम होगी तो इसमें घटाना पड़ेगा, कुछ कुछ आपको घटाना पड़ेगा, वो आनी ज़्यादा चाहिए थी लेकिन आ कम रही है, तो इसमें ये वैल्यू घटा देते हैं। ये वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, लेकिन जेई वालों को ये वैल्यू याद होनी चाहिए एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए, ये वैल्यू याद होनी चाहिए जेई वालों को एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए। नीट वाले आप डी को, नीट वाले डी को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। कब ये वैलिड होगा, मान लो HCl है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की क्या होती है, ये 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की। ये अभी हम आगे समझ लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड मैं बोल रहा हूँ बार बार, कैसे आती है, क्या मीनिंग है अभी, लेकिन इस पर अगर डायरेक्ट मैं जंप कर जाऊँगा तो पूरा पर्पज डिफीट हो जाएगा रेडियस समझाने का। क्लोरीन की जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 3.16 होती है। तो यहाँ पे देखो, इसकी क्या है, कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी क्या है, कम है, और इसकी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये दोनों वैल्यू दी जाएंगी आपको, डी आपको दे दिया जाएगा। मान लो डी मैंने दे दिया 147 पिकोमीटर, मान लो मैंने डिस्टेंस दे दिया आपको 147 पिकोमीटर। इसके अलावा दे दिया मैंने एक और इन्फॉर्मेशन, मैंने इसके अलावा आपको दे दी कि यहाँ पे जो आपका बॉन्ड लेंथ है, जो आपका बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे डी किसकी है, मैं लिख देता हूँ इसको, ये आपका बॉन्ड लेंथ है 147, बॉन्ड लेंथ है HCl का, बॉन्ड लेंथ HCl का इतना दिया है, और बॉन्ड लेंथ मान लो मैंने दे दिया हाइड्रोजन का 100 पिकोमीटर, ये दे दिया। तो क्या इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके क्या मुझे आप बता सकते हैं रेडियस ऑफ Cl कितना निकल के आएगा? ये फॉर्मूला है, HCl मैंने मॉलिक्यूल लिया है और HCl में जाई ए दिया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जाई बी दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब, ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये जाई ऑफ Cl, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.16, बॉन्ड लेंथ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये 100 पिकोमीटर है, बॉन्ड लेंथ है HCl हमने दिया हुआ है 147, तो मैं पूछ रहा हूँ कि रेडियस ऑफ क्लोरीन बताओ। सॉल्व करेंगे, बताएंगे, सॉल्व करिए। कैलकुलेट करिए और अपना आंसर लिख दीजिएगा।
97 पिकोमीटर के लगभग बता रहे हैं यथार्थ जी। ठीक है, देखते हैं 97.0954, 97.0954 पिकोमीटर। इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर लिखना चाहें आप 97.1 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट लिखना चाहें तो एग्जैक्ट लिख लीजिए। और किसी का आंसर आया है? नाइन्टी 96.9 आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वही आसपास आ रहा है 96.9। 97 आ रहा है। ठीक है, हाँ वही अप्रॉक्सीमेटली वही आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 97 बोल दें। ठीक है, पिकोमीटर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। क्या करना है यहाँ पे आपको, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की डिफरेंस है। अगर 2.1 होता है, इसका 2.2 होता तो आप वही पुराने वाले फॉर्मूले से ये वाले से लगा देते, ये वाले से आप यूज़ कर लेते डायरेक्टली यहाँ पे रेडियस ऑफ a + b। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ यहाँ पे अगर d डिस्टेंस है या मैं बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl बात करूँ, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl मतलब रेडियस ऑफ H का रेडियस, ये पूरी डिस्टेंस जो होगी इसकी H की रेडियस होगी और क्लोरीन की रेडियस होगी, प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन होगी। क्लोरीन के रेडियस के अलावा अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे 0.09 होगा और यहाँ पे मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा ज़ाय ऑफ क्लोरीन माइनस ज़ाय ऑफ हाइड्रोजन। मैग्नीट्यूड में तो चाहे जो भी वैल्यू आए आप पॉजिटिव निकाल के बाहर रखेंगे। तो D ऑफ HCl दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है D ऑफ HCl 147, ये मुझे 147 दिया हुआ है। इसका कितना दिया हुआ है H का, H का कितना हो जाएगा, देखो इसका आधा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का आधा हो जाएगा, तो मैं 50 पिकोमीटर यहाँ पे ले लूँगा, मैंने अभी आपको बताया। Cl का हमें पता नहीं है, ये हो जाएगा 0.09। यहाँ पे जो JiCl है ये क्या है 3.16 है, तो यहाँ पे आपका 3.16 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 2.10, ये आप घटा लेंगे तो ये आपका आंसर बाकियों ने बताया है अप्रॉक्सीमेटली 97 पिकोमीटर के आसपास आएगा। ये तरीका है आपके एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने का, अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। ये वाला जो पार्ट होता है उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होगा वो ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करेगा, इसमें हो सकता है 0.01 ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए, या 0.02 सब्ट्रैक्ट हो जाए, 0.03, ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको भी घटा करके बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टाटा, बाय बाय।